आज से कई साल पहले जब मॉन्स्टर्स अर्थ पे घूमते थे तो एक रिच और एक पावरफुल किंगडम एग्जिस्ट करती थी एथेंस और स्पार्टा के सामने। इसका नाम था ट्रॉय और इसकी फेमस वॉल्स इंडिस्ट्रक्टिबल कही जाती थी क्योंकि ऐसा माना गया है कि इन्हें भगवान ने खुद बनाया था। सिटी राजा प्रियम और रानी हेकुबा के साथ प्रॉस्पर कर रही थी उस वक्त और वो ट्रॉय के लोगों के सबसे रिस्पेक्टेड और प्रिय राजा रानी थे। प्रियम के 50 सन और 50 डॉटर्स थी और उनमें सबसे ज्यादा एडमायर करने वाला जो प्रिंस था लोगों के द्वारा वो था हेक्टर, ट्रॉय का सबसे बेहतरीन योद्धा, प्रियम का सबसे बड़ा बेटा। और हेक्टर सबसे ऑनरेबल वॉरियर में काउंट किया जाता था। हालांकि एक और उससे बेटर योद्धा भी एग्जिस्ट करता है इस स्टोरी में जिसका नाम है अखिलेस। हेक्टर अपने होमलैंड के लिए बहुत डिवोटेड था और उससे भी ज्यादा अपने फैमिली के लिए। वो अपने वाइफ एंड्रोमेके और अपने सन एस्टियनेक्स को बहुत प्यार करता था, जिसके लिए वो कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकता था, जिसको बचाने के लिए वो कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकता था। हेक्टर की सिस्टर थी कैसेंड्रा। वो एक ऐसी लड़की थी जो दुर्भाग्य की मारी थी। वो लीस्ट फॉर्चुनेट थी प्रियम के सभी बच्चों में। क्यों? क्योंकि एक बार उस पर अपोलो की नजर पड़ गई। अपोलो को वो पसंद आ गई और उसने एज अ गिफ्ट उसको रिझाने के लिए प्रोफेसी का वरदान दे दिया कि तुम फ्यूचर देख सकती हो। हालांकि कैसेंड्रा ने अपोलो का ऑफर रिजेक्ट कर दिया, जिससे अपोलो को गुस्सा आई और उसने उसे श्राप दे दिया कि तुम्हें मैंने भविष्य देखने का वरदान तो दे दिया लेकिन तुम पर कभी कोई भरोसा नहीं करेगा। उसके बाद एक और कैरेक्टर आता है पेरिस, जो हेक्टर और कैसेंड्रा का भाई था। इसको फैमिली से दूर पाला गया था क्योंकि जब इसका बर्थ हुआ तो हेकुबा ने प्रोफेसी सुनी जो कैसेंड्रा ने की थी, जिसमें उसने कहा कि यदि पेरिस पैदा होता है तो ये ट्रॉय का डिस्ट्रक्शन लेके आएगा। अब हेकुबा अपने बच्चे को मार नहीं पाई, इसीलिए उसने ये काम एक लोकल शेफर्ड यानी चरवाहे को दिया कि इस काम को कंप्लीट करो, इसे मार दो। लेकिन हेकुबा की तरह वो शेफर्ड भी उस छोटे से बच्चे को मार नहीं पाया और उल्टा वो उससे सीक्रेटली पालने लगा। लेकिन सिर्फ शेफर्ड के इस भले काम के अलावा भी इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए कि ट्रॉय डिस्ट्रॉय होगा, एक और काम होना बाकी था। एक और बच्चे को जन्म लेने की जरूरत थी समुद्र के उस पार, सिटी ऑफ स्पार्टा में, जहां ज़्यूस, भगवान के राजा ज़्यूस को क्वीन लेडा पर प्यार आ गया जो स्पार्टा में रहती थी। और ज़्यूस ने अपने आप को एक मैग्निफिसेंट स्वान, हंस में अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया और लेडा क्वीन के साथ सो गए। और बाद में लेडा ने 2 एग्स हैच किए और दोनों एग से 2 लड़के 2 लड़कियां, 2 लड़के कैस्टर और पॉलक्स और 2 लड़कियां क्लेटेमनेस्ट्रा और हेलेन पैदा हुई। हेलेन जब बड़ी हुई तो वो दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल वुमन बनी। जब हेलेन उस एज पर आई जब उसकी शादी होने वाली थी तो लगभग हर एक व्यक्ति हेलेन को अपनी वाइफ बनाना चाहता था। बड़े बड़े वॉरियर्स, बड़े बड़े वॉर लॉर्ड्स, इवन ग्रीस के बड़े बड़े प्रिंसेस ट्रेवल करके स्पार्टा आए। वहां पर ऑडिशियस था इथाका का, एगमेम्नन था माइसीन का, एजेक्स था सैलेमीस का। वो सभी अपने अपने दावे को पेश करने लगे कि ये मेरी वाइफ बन सकती है, मैं ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। हालांकि हेलेन को समझ में आ रहा था कि अगर वो किसी को भी रिजेक्ट करती है तो यहाँ ब्लड शेड बहुत हो सकता है क्योंकि वो सभी पावरफुल थे। इस चीज़ का सॉल्यूशन एक बहुत ही समझदार राजा ने निकाला जिसका नाम था ऑडिशियस ऑफ इथाका। इथाका का राजा ऑडिशियस, उसने सभी सूटर्स को, मतलब जो वहाँ पर दावेदार आए थे, उनको एक ओथ लेने को कहा कि जिसे भी हेलेन चुनेगी बाकी के सभी सूटर्स मिलकर उसकी रक्षा करेंगे, उसके पति की। इससे ये कॉन्फ्लिक्ट दूर हो गया कि हेलेन किसको चूज करेगी, क्योंकि जिसे भी वो चूज करेगी उसे बाकी के सभी सूटर्स मिलके बचाएंगे फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। अब क्योंकि जो वायलेंस का थ्रेट था वो जा चुका था तो हेलेन ने माइसीन के प्रिंस मेनेलियस को चुना और दोनों की जल्दी ही शादी हो गई और दोनों राजा रानी बन गए स्पार्टा के। और डिसअपॉइंट होने के बाद बाकी के सारे सूटर्स चुपचाप अपनी ओथ के हिसाब से अपने अपने घर लौट गए।
हालांकि उन्हें पता नहीं था कि ये जो कसम है जो उन्होंने ली है, ये दुनिया के सबसे बड़ी वॉर का एक कारण बनेगी। माउंट ओलंपस पर एक और शादी चल रही थी। अखिलीस के पेरेंट्स, थीटिस द गॉडेस ऑफ वाटर एंड पेलियस द किंग ऑफ पाइथिया, दोनों सेलिब्रेट कर रहे थे अपनी मैरिज ओलंपस में। और उन्होंने एक बहुत बड़ी फीस्ट, एक ग्रेट फीस्ट रखी हुई थी जिसमें उन्होंने सभी गॉड्स और हीरोज ऑफ लैंड्स को बुलाया हुआ था, एक को छोड़ करके। एरिस को नहीं बुलाया था क्योंकि एरिस थी गॉडेस ऑफ डिस्कॉर्ड एंड स्ट्राइफ, मतलब जहां भी जाती थी मनहूसियत फैल जाती थी। अब एरिस को बहुत बुरा लगा कि मुझे वेडिंग में नहीं बुलाया गया, तो एरिस ने डिसाइड किया कि वो फिर भी उस वेडिंग को अटेंड करेगी और वो अपने साथ एक गिफ्ट लेकर जाती है जो गॉड्स में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने वाला था। और वो गिफ्ट था एक गोल्डन एप्पल जिसपे एक सिंपल फ्रेज लिखा था, टू द मोस्ट ब्यूटिफुल, मतलब दुनिया की सबसे बेहतरीन सुंदरी के लिए। और वो उस एप्पल को उन सभी गॉडेसेस ऑफ ओलंपस के बीच में फेंक देती है और उसे पता है कि अब यहाँ कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने वाला है। और बहुत ही जल्दी हेरा, एथीना और एफ्रोडाइट एक दूसरे से फाइट करना शुरू कर देती हैं, क्लेम करना शुरू कर देती हैं कि वो एप्पल मुझे मिलना चाहिए। और इस बात को डिसाइड ना करने की वजह से वो ज़्यूस की तरफ रुख करती हैं। हालांकि ज़्यूस को बिल्कुल भी डिज़ायर नहीं था कि वो किसी भी गॉडेसेस को अपसेट करे, इसीलिए उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मॉर्टल को देने का डिसाइड किया। मॉर्टल मतलब एक व्यक्ति, इंसान, अर्थ का एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत हम्बल शेफर्ड है, मतलब एक चरवाहा, मासूम चरवाहा जो अपने फेयर जजमेंट के लिए जाना जाता है, जिसका नाम है प्रिंस पेरिस ऑफ ट्रॉय, जो एक शेफर्ड के द्वारा पाला गया, जिसे पैदा होते ही ट्रॉय से निकाल दिया गया था। तीनों गॉडेसेस पेरिस की तरफ पहुंचती हैं और उन्हें अलग अलग गिफ्ट से रिझाने की कोशिश करती हैं कि उन्हें वो एप्पल और उसका वोट मिले। हेरा ऑफर्ड करती है उसको क्राउन ऑफ यूरोप एंड एशिया। हेरा कहती है कि वो उसे यूरोप और एशिया का किंग बना देगी। एथीना प्रॉमिस करती है वो उसे वॉर की सारी स्किल्स गिफ्ट में दे देगी। और एफ्रोडाइट, जो जानती थी कि एक यंग मैन के क्या डिजायर्स हो सकते हैं, वो प्रॉमिस करती है उसे वर्ल्ड की सबसे सुंदर महिला देने की। और एक ऐसा ऑफर था ये जो पेरिस रिफ्यूज नहीं कर पाता और पेरिस एफ्रोडाइट को वो एप्पल दे देता है। एफ्रोडाइट कहती है उससे कि तुम स्पार्टा जाओ जहां तुम्हें तुम्हारी मैजिकल क्वीन हेलेन मिलेगी। सबसे बड़ी बात, जब तुम वहां जाओगे तो वो तुम्हारे प्यार में भी गिर जाएगी। गॉडेसेस के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए पेरिस स्पार्टा को ट्रैवल करना शुरू कर देता है और हेलेन से मिलता है और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। पेरिस हेलेन का हाथ पकड़ता है। पेरिस और उसके लोग स्पार्टा के लोगों से लड़ते हुए, उनके गार्ड से लड़ते हुए उसे वहां से भगा ले जाते हैं। घर आते ही पेरिस को उसके पिता किंग प्रियम पहचान लेते हैं और खुले हाथों से उसका स्वागत करते हैं। हेलेन की ब्यूटी को देखकर पूरा का पूरा महल उसको देखने के लिए जुट जाता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उन्हें ट्रॉय की एक नई प्रिंसेस मिल गई है और यहीं से इसका नाम पड़ता है हेलेन ऑफ ट्रॉय। हालांकि इस एक्साइटमेंट के अलावा दो लोग ऐसे थे जो हेलेन के आने से बहुत खुश नहीं थे। प्रिंस हेक्टर, जो अपने भाई पे बहुत फ्यूरियस था, वो वार्न कर रहा था कि तुम्हारी इस मासूमियत भरी लेकिन लस्टफुल एक्शन के लिए तुम जंग छिड़ के आए हो ट्रॉय की स्पार्टा से। हेक्टर के वर्ड्स भले ही हार्श थे, लेकिन कैसेंड्रा के जो वर्ड्स थे वो और बुरे थे। कैसेंड्रा चिल्लाई और उसने भविष्यवाणी की कि हेलेन का अराइवल ट्रॉय का फॉल लेकर आएगा। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं, अपोलो ने उसे श्राप दिया था कि कोई भी उसकी वार्निंग पर ध्यान नहीं देगा, इसीलिए रॉयल गार्ड्स ने उसे डिसमिस करा और चुपचाप उसको केज में ले जाकर बंद कर दिया। जब स्पार्टा में मेनेलस को इन्फॉर्म किया गया कि उसकी वाइफ को एब्डक्ट कर लिया गया है और शिप ट्रॉय की तरफ गई है, तो मेनेलस को बहुत गुस्सा आया
और उसने उन सभी सूटर्स को बुलाया जो हेलेन के लिए आए थे और जिन्होंने ओथ ली थी उसका साथ देने के लिए। और क्योंकि वो अपने ज़मान के पक्के थे, उन सभी ने उसके कॉल का आंसर किया और बहुत ही जल्द सारे ग्रेटेस्ट वॉरियर्स ग्रीस के इकट्ठे होने शुरू हुए, जिन्हें होमर्स ने नाम दिया एकियंस। सबसे पहले आया एगामेम्नन, जो सबसे पावरफुल ग्रीक किंग था। एगामेम्नन जो माइसीन का रूलर था, स्पार्टा का एलाय बना। उसकी किंगडम में लार्जेस्ट वेल्थ और सबसे बड़ी आर्मी थी। और सूटर्स जो थे उनमें था ओडिशियस, नेस्टर, डायोमेडीज। यंगेस्ट एकियन किंग था डायोमेडीज, जो सिटी आर्गोस को रूल कर रहा था। ये गॉडेस अथीना का फेवरेट था क्योंकि एक स्किल्ड पॉलिटिशियन था और ये वेल्थ लाने में और पीपल में स्टेबिलिटी क्रिएट करने में बहुत निपुण था। किंग पाइलोस, नेस्टर, ये बहुत पुराने ग्रीक किंग्स थे जो लगभग 3 जनरेशन से जी रहे थे क्योंकि इनके ऊपर ब्लेसिंग्स थी स्वयं अपोलो भगवान की। और अब ये अपने एक्सपीरियंस को लेकर मेनेलस के पास आया था ताकि वो हेलेन को लौटा सके, मेनेलस को। लास्ट और सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट था इथाका का राजा ओडिसिस। ये सबसे वाइजेस्ट किंग्स और कनिंग किंग्स में आता था पूरे ग्रीस में। हालांकि इसके पास रिस्पेक्ट और पावर दोनों थी, लेकिन इसका मन नहीं था कि अपने लोगों को जंग में भेजे। जैसे ही एगामेम्नन के लोग इसको लेने आए तो इसने पागल होने का नाटक किया। ये बड़बड़ाने लगा और ये हल में घोड़ा और बैल साथ में लगाकर जोतने लगा। इसे लगा कि इससे सोल्जर्स इसे पागल समझेंगे और इसे छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन सोल्जर ने इसके पागलपन को टेस्ट करने के लिए ओडिसियस के ही बच्चे को हल के सामने रख दिया। ओडिसियस के पास कोई चॉइस नहीं थी और वो रुक गया। और फिर ओडिसियस ने अपने बच्चे को उठाया और वापस होश में आ गया। और फिर इसने अपनी आर्मी को ट्रॉय से लड़ने के लिए स्पार्टा भेज दिया। इन सभी पावरफुल किंग्स के साथ साथ कुछ बेस्ट वॉरियर्स ग्रीस के और थे, जिनमें अखिलीस, पैट्रोकुलस, एजेक्स द ग्रेटर, एजेस द लेसर जैसे नाम शामिल थे। अखिलीस जो पाइथिया का प्रिंस था, वो उस समय का सबसे बड़ा वॉरियर माना जाता था और उसके सपोर्ट से बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के विक्ट्री तय थी स्पार्टा की। अखिलीस इनवल्नरेबल था अटैक्स से और उसके असिस्टेंस के बिना ट्रॉय पर जीत अनथिंकेबल थी, क्योंकि जब उसका जन्म हुआ तो उसकी मदर जो गॉडेस थी वाटर की, थेटिस, उन्होंने अखिलीस को लिया और एक रिवर थी, एक नदी थी स्टिक्स, उन्होंने अखिलीस को पकड़ा एड़ी के बल और स्टिक्स रिवर में डुबो दिया, जिसके पानी से इमॉर्टैलिटी मिलती है। मगर अब क्योंकि उसने उसे पैर से पकड़ा हुआ था तो वाटर ने उसके पूरे शरीर को तो कवर किया, लेकिन उसकी हील थी वो पानी में कवर नहीं हो पाई, जिससे वो एकमात्र हिस्सा उसकी बॉडी का कमजोर रह गया। अखिलीस को बाद में रेस किया सेंट्योर शिरोन ने, जो टीचर थे हेरेकल्स के। अखिलीस उनसे म्यूजिक, स्पीच क्राफ्ट, वॉरफेयर, बहुत सारी चीजें सीख रहा था। अखिलीस को अपने अचीवमेंट्स पर बड़ा प्राइड होता था। हालांकि उसे शॉर्ट टेम्पर का कर्स था, मतलब वो छोटी छोटी सी बातों पर बहुत गुस्सा हो जाता था और कभी कभी इसी वजह से उसकी लाइफ में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स बनते थे। जब वो पढ़ाई कर रहा था तो उसकी मदर थीटिस को एक भविष्यवाणी पता चली उसके बारे में, और वो थी कि उसे 2 पाथ में से किसी एक पाथ को चुनना पड़ेगा। या तो वो एक लंबी लाइफ जिए, पीसफुल लाइफ जिए और एक ओल्ड मैन की तरह मर जाए बिना किसी फेम के, या फिर वो एक शॉर्ट लाइफ जिए, हीरोइक लाइफ जिए और ग्लोरियस डेथ प्राप्त करे और लेजेंड बन जाए। ये अखिलीस की कहानी थी। वापस आते हैं, जब न्यूज़ ग्रीस के ग्रेटेस्ट वॉरियर्स से आनी शुरू हुई कि ट्रॉय को अटैक करना है और सभी को इकट्ठा किया जा रहा है, तो थीटिस ने अपने बच्चे अखिलीस को बचाने के लिए फीमेल क्लोथ्स पहना के उसे स्कायरोस भेज दिया ताकि वो वहाँ छिपा रहे। स्कायरोस एक आइलैंड जहाँ पर बहुत सारी वुमेन रहती थी, लेकिन उसका प्लान उतना अच्छा प्रूफ नहीं हुआ अखिलीस को बचाने के लिए, क्योंकि डायोमेडीज को जब अखिलीस को लेने के लिए भेजा गया तो उसके साथ ओडिशियस गया, जो सभी राजाओं में सबसे बुद्धिमान था।
और उसे पता था कि अखिलीस उस आइलैंड पे छुपा हुआ है। तो उसने एक प्लान बनाया अखिलीस को ढूंढ निकालने का। वो उन सभी औरतों के लिए गिफ्ट्स ले गया और एक एक करके उनको देने लग गया। हालांकि एक प्रेजेंट उसने बहुत ही डिफरेंट रखा और वो गिफ्ट था सेट ऑफ आर्मर, जो केवल एक ही औरत को एक्साइट करने वाला था। ऑडिशियस ने गिफ्ट को बांटने के बाद जंग का हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, जिसे डर के मारे सारी औरतें भाग गईं सिवाय एक को छोड़ के। अखिलीस ने अपना डिस्गाइज हटाया और तुरंत उस आर्मर को पहना और बैटल के लिए तैयार हो गया। और इसी चक्कर में अखिलीस एक्सपोज हो गया। अब अखिलीस ने डिसाइड किया कि वो भी इस वॉर को ज्वाइन करेगा, लेकिन उसके दोस्त के साथ जिसका नाम था पेट्रोकलस। और दोनों ऑडिशियस और डायमोडीज को ज्वाइन करके स्पार्टा की तरफ निकल गए। इन ग्रेटेस्ट फाइटर्स के साथ अब ग्रीस इकट्ठा हो चुका था। एगामेम्नन कमांड कर रहा था पूरी फ्लीट को, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ शिप्स थी जो सेल कर रही थी ट्रॉय की तरफ। हालांकि अचानक से वो सभी शिप्स मूव करना बंद कर गईं और जो पानी था ओशियन का वो शांत हो गया, हवा बहनी बंद हो गई। एगामेम्नन ने एक गलती कर दी, उसने एक सेक्रेड डियर को मार दिया, जिससे देवी आर्टेमिस ऑफेंड हो चुकी थी और उन्होंने सारी विंड्स चुरा ली और जितनी भी शिप्स थी वो सेल नहीं कर पा रही थी। अब एगामेम्नन बहुत एंशियस हो रहा था, उसे ट्रॉय पहुंचना था। उसने एक प्रॉफिट से कंसल्ट किया कि कैसे इन विंड्स को रिस्टोर किया जा सके दोबारा। अगर उन विंड्स को रिस्टोर करना है तो प्रॉफिट ने कहा एगामेम्नन को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा उसके किसी एक डियरेस्ट को, और जो थी उसकी एल्डेस्ट डॉटर इफिजीनिया। अब क्योंकि वहाँ पर हजारों लोग चुपचाप बैठे हुए वेट कर रहे थे, एगामेम्नन को ये पसंद नहीं आया और उसने बिना किसी देरी के दिमाग लगाया और उसने अपनी बेटी को बुलाया कि अखिलीस तुमसे शादी करना चाहता है, जल्दी आओ। इफिजीनिया एक्साइटमेंट के साथ आती है और वो देखती है कि उसके पापा एक वेदी के पास बैठे हुए हैं। जैसे जैसे वो अपने फादर की तरफ बढ़ती है तो वो देखती है कि ये वेदी बलिदान की वेदी है और उसका दिल टूट जाता है। हालांकि इसके अलावा वो कुछ और समझ पाती, इतने में ही उसके टूटे हुए दिल में एगामेम्नन डैगर डाल देता है और उसे मार डालता है। अब उसकी बेटी मर चुकी है, उसके पैरों में पड़ी है, बलिदान हो चुका है और एगामेम्नन आर्टेमिस को प्रसन्न कर देता है, जो चुराई हुई विंड्स को वापस छोड़ देती हैं और शिप की सेलिंग वापस से शुरू हो जाती है। ये सभी एकियंस ट्रॉय के तट पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहां पर भी एक ट्रॉय की बड़ी सेना उनका इंतजार कर रही थी। अब क्योंकि ट्रॉय अकेला तो फाइट करने वाला नहीं था, यहाँ से राजा प्रियम ने अपने एलाइज को बुलाना शुरू किया, जिसमें लाइशियंस और एमेजॉन्स उसकी हेल्प के लिए आए। लाइशिया सर्पेडोन के द्वारा लीड किया जाने वाला था। सर्पेडोन ज़्यूस का बेटा और बेलेरोफोन का ग्रैंडसन था। वहीं ग्लाउकस जो एक लेजेंडरी वॉरियर था, जो लाइशियन आर्मी को बैटल में लीड करने वाला था। ये दोनों साथ में लड़ेंगे अमेज़ॉन्स के, और अमेज़ॉन्स फियर्स वॉरियर वुमन जिन्हें पैंथेसिलिया लीड कर रही थी, जो स्वयं एरीज की बेटी थी, एरीज गॉडेस ऑफ वॉर। मतलब ये था कि चाहे स्पार्टा की बात हो चाहे ट्रॉय की बात हो, दोनों के पास बेस्ट पोजेस्ड वॉरियर्स थे और उस एज के लीडर्स। हालांकि इसके अलावा जो गॉड्स थे, ग्रीक गॉड्स, वो भी डिवाइड हो चुके थे स्पार्टा और ट्रॉय के बीच में। स्पार्टा की टीम को एकियंस कहा गया और ट्रॉय की टीम को ट्रोजन्स कहा गया, और बहुत सारे गॉड्स एकियंस और ट्रोजन्स में डिवाइड हो गए। हेरा और एथीना जो पेरिस से गुस्सा थी क्योंकि उन्हें सेव नहीं दिया था पेरिस ने, उन्होंने एकियंस को सपोर्ट करने का वादा किया, और एफ्रोडाइट जिसने हेलेन गिफ्ट की थी पेरिस को, उसने ट्रोजन्स का साथ देने का फैसला किया। वहीं ट्रॉय के दो रक्षक थे, अपोलो और पोसाइडन, जिनने मिलकर ट्रॉय की दीवारें बनाई थी। हालांकि ट्रॉय के लोग केवल अपोलो को पूजते थे, इसलिए अपोलो ने ट्रोजन्स का साथ देने का फैसला किया, और पोसाइडन ने जलन की भावना से ट्रोजन सिर्फ अपोलो को क्यों पूछते हैं, एकियंस का साथ देने का फैसला किया। और फाइनली एरीज, जिसे जंग पसंद थी और जो अथीना को हराना चाहता था,
उसने ट्रोजन का साथ देने का फैसला किया और उसने डिसाइड किया कि जितना हो सके उतना ब्लड शेड करेगा वॉर में। 9 लंबे सालों तक एकियंस ट्रॉय पर अटैक करते रहे, लेकिन फिर भी वो ट्रॉय की दीवारों को नहीं भेद पाए और धीरे धीरे रिसोर्सेज की कमी होने लगी। फिर अक्लीस ने डिसाइड किया कि वो ग्रीस की आर्मी को साउथ की तरफ लेकर जाएगा, जहां से वो सप्लाई गोल्ड और औरतें लेकर आएगा। उसने सबसे पहले लेस्बोस के आइलैंड को कब्जे में लिया और उसके बाद एशिया मिनोर के शोर से होता हुआ जितने भी टाउन्स और सिटीज रास्ते में आ रहे थे उनको लूटता गया और उनको कब्जे में लेता गया। और फिर लायनेसेस और हिपोप्लासिया सिटीज से उसने बहुत सारी ब्यूटीफुल वुमेन्स को स्लेव्स बना लिया। इनमें से ब्रेसियस और क्रेसियस ये दोनों अखिलीस और एगामेम्नन की दासियां बन गईं। हालांकि ये दोनों औरतें इस वॉर के कोर्स को ही चेंज करने वाली थी, इस वॉर के डायरेक्शन को ही चेंज करने वाली थी। जब क्रेसियस को एगामेम्नन को दे दिया गया तो एगामेम्नन उससे प्यार कर बैठा। हालांकि क्रेसियस के पिता अपोलो के पुजारी थे और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनकी डॉटर एक स्लेव की तरह एगामेम्नन के पास रहे। तो वो एगामेम्नन के पास गए और उन्होंने कहा कि तुम मेरी डॉटर के एक्सचेंज में गोल्ड और सिल्वर ले लो। लेकिन एगामेम्नन ने उनके ऑफर को रिफ्यूज कर दिया और उल्टा उन्हें बूढ़ा आदमी बोलते हुए उनका मजाक उड़ाया और उन्हीं के सामने क्रेसियस को अपने बेड से चेन से बांध लिया। अपोलो को इस बात पर बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो बूढ़ा आदमी उनका प्रीस्ट था। देव अपोलो को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि भाई प्रीस्ट को ऐसे क्यों ट्रीट किया गया और उन्होंने फिर एरो की बरसात ग्रीक आर्मी पे कर दी और अनाउंस किया कि एगामेम्नन अगर क्रेसियस को नहीं छोड़ेगा तो ये एरोज लगातार ऊपर से बरसते रहेंगे। अब एगामेम्नन के पास कोई और चॉइस नहीं थी और वो अग्री हो गया और क्रेसियस को उसने दे दिया वापस अपने पिता को। लेकिन इसके बाद एगामेम्नन को अपनी प्यास बुझानी थी, अपने डिजायर सेटिस्फाई करने थे, तो उसने अपना रुख ब्रेसियस की तरफ किया और अखिलीस के स्लेव को एब्डक्ट कर लिया। अब ये बात अखिलीस को बिल्कुल पसंद नहीं आई, तुमने मेरे स्लेव को क्यों एब्डक्ट किया। अखिलीस गुस्से में ब्रेसियस को वापस मांगने के लिए पहुंचा और उसने अपनी डिमांड रखी, ब्रेसियस मुझे वापस करो, वो मेरी स्लेव है। मगर एगामेम्नन ने अखिलीस का मजाक उड़ा दिया, जिससे अखिलीस को गुस्सा आया क्योंकि उसे शॉर्ट टेम्पर का कर्ज था और उसने अपनी स्वॉर्ड निकाल ली फ्रस्ट्रेशन में आके। हालांकि वहाँ गॉडेस अथीना हेवन से डिसेंड हुई और उन्होंने अखिलीस को पकड़ लिया और उसे बोला कि ये इम्पल्सिव एक्शन मत लो, अभी हमारा फोकस होना चाहिए ट्रॉय से जीत पाने का। गॉड की एडवाइस सुन के अखिलीस ने अपनी स्वॉर्ड वापस डाल दी। हालांकि उसने अपनी स्वॉर्ड नीचे गिरा दी और कहा कि अब वो इस लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जहां उसकी इज्जत नहीं होती वहां वो नहीं लड़ता और वो अपने टेंट में रिटर्न हो गया और फाइट उसके असिस्टेंस के बिना ही जारी रही। अब एक ऐसा टाइम आया जब ग्रीक्स बिना अखिलीस के लड़ रहे थे और दोनों तरफ लगातार खून बह रहा था, ब्लड शेड हो रहा था और कोई जीत ही नहीं पा रहा था। अब इस ब्लड शेड को रोकने के लिए हेलेन के लवर्स इकट्ठे हुए, पेरिस और मेनेलियस। दोनों ने एक डुअल के लिए एग्रीमेंट किया। उन्होंने कहा कि जो भी जीतेगा वो ट्रू हस्बैंड माना जाएगा हेलेन का और दोनों आर्मीज एक दूसरे से दूर खड़ी रहेंगी और देखेंगी कौन जीत रहा है। तो पेरिस और मेनेलियस ने अपना डुअल शुरू किया। अब दोनों तरफ की सेनाएं बहुत एंग्शियसली इस लड़ाई को विटनेस कर रही थी और तलवारें टकरानी शुरू हुई, लोग चीयर करने लगे और धीरे धीरे विक्टर इमर्ज होने लग गया, मतलब जीतने वाला दिखाई देने लग गया। मेनेलस पेरिस को लगातार स्ट्राइक किए जा रहा था और पेरिस फ्लोर पर गिर चुका था और एक ऐसा मोमेंट आया जब मेनेलस अपना फाइनल ब्लो देकर पेरिस को खत्म ही करने वाला था। इतने में एफ्रोडाइट आ जाती है। अब क्योंकि उसे पेरिस पसंद था, क्योंकि पेरिस ने उसे सेव दिया था, वो उसे वहाँ से बचा लेती है और उसे उसकी बॉडी को उठा के उसके बेडरूम में ले जाती है, जहाँ हेलेन
उसका वेट कर रही होती है। हेलेन जब देखती है कि वो उस बैटल से भागकर आया है, एफ्रोडाइट ने उसे बचाया है, ऐसे ह्यूमिलिएशन के साथ पेरिस लौटा है, तो वो काफ़ी डेवास्टेटिंग फील करती है और उसका प्यार पेरिस के लिए कम हो जाता है। हेक्टर भी अपने भाई के इस फेलियर से बड़ा एम्बेरस होता है और फिर वो रियलाइज़ करता है कि अब जंग जारी होनी चाहिए जिसमें उसे अपना पार्ट प्ले करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसका भाई तो कर नहीं पाया। तो अब वो अपनी फैमिली को फेयरवेल बिड करता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो लौट कर भी ना आ सके, क्योंकि सामने वाली पार्टी में तो अखिलीस जैसे योद्धा थे, तो उसे पता था कि ये उसका लास्ट टाइम भी हो सकता है इस वॉर का, और उसके पास कोई चॉइस भी नहीं थी। हेक्टर ने अपनी सेना को लड़ते हुए आगे बढ़ाया और ग्रीक्स को पीछे की तरफ ढकेला, उनकी शिप्स की तरफ। हेक्टर के सामने स्पार्टा की सेना टिक नहीं पा रही थी और लगभग वो हारने ही वाली थी, क्योंकि लगातार स्पार्टा के लोग मरते जा रहे थे। इसका मेन कारण था अखिलीस फाइट ज्वाइन नहीं कर रहा था। अब इस बात को देखते हुए अखिलीस के दोस्त पेट्रोक्लस ने डिसाइड किया कि वो मैटर को अपने हाथों में लेगा और उसने अखिलीस का आइकॉनिक आर्मर पहन लिया और बैटल में पहुंच गया। इसका रीज़न ये था कि सेना को ये लगे कि अखिलीस ने फाइट रिज्वाइन कर ली है, और सेना अखिलीस को देखकर बहुत पावर में आ गई और वो अपने लड़ने के जज्बे को दोगुना करके लड़ने लगी। हालांकि ये चीज़ पेट्रोक्लस के लिए कुछ खास पॉजिटिव नहीं रही। हेक्टर पेट्रोक्लस की तरफ बढ़ा और उसने पेट्रोक्लस को मार दिया। हेक्टर को लगा कि उसने अखिलीस को मार दिया है। जब हेक्टर पेट्रोक्लस को मार देता है तो वो अखिलीस के हेलमेट को पेट्रोक्लस के सिर से हटाता है और पेट्रोक्लस का फेस अनकवर हो जाता है और उसे रियलाइज होता है कि उसने अखिलीस को नहीं मारा है बल्कि पेट्रोक्लस को मारा है। अब जब पेट्रोक्लस की मौत हो जाती है तो ग्रीक आर्मीज उसकी बॉडी को क्लेम करके वहाँ से लौट जाते हैं अपने कैंप्स में, जहाँ अखिलीस को पता चलता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड मर चुका है। और यहाँ से अखिलीस इस एंग्विश को होल्ड नहीं कर पाता, इस दुख को होल्ड नहीं कर पाता है। अखिलीस की मदर भी उस समय उसके पास आती है उसे कंफर्ट देने के लिए कि वो ज़्यादा रेज फील ना करे, लेकिन अखिलीस डिसाइड करता है कि अब वो अपने दोस्त की मौत का बदला लेगा। और साथ में थेटिस भी जाती है ओलंपस और एक नए सेट ऑफ आर्मर को से लेकर आती है। उस आर्मर को इक्विप करके पहन के अखिलीस ग्रीफ के साथ रिवेंज लेने के लिए चल पड़ता है और यहाँ शुरू होता है हेक्टर का डिस्ट्रक्शन। अखिलीस जब डिसाइड करता है कि वो अपना रेवेंज लेगा तो उसके दिमाग में सिर्फ दो ही चीजें चल रही थी, हेक्टर और ट्रॉय का डिस्ट्रक्शन। हेक्टर देखता है अखिलीस उसकी तरफ चार्ज करता हुआ आ रहा है और हेक्टर डर जाता है और भागने लगता है। अखिलीस उसे चेस कर रहा होता है और अब क्योंकि वो भाग नहीं सकता था तो वो डिसाइड करता है कि वो ऑनर के साथ अखिलीस से फाइट करेगा और हेक्टर भी अखिलीस की तरफ चार्ज करता है। हालांकि अखिलीस उसकी तरफ स्वॉर्ड से चार्ज करता है जो हेक्टर को टच किए बिना मिस हो जाती है और हेक्टर फ्लोर पे गिर जाता है। अब हेक्टर का एंड नियर था और ये उसे पता चल चुका था। हेक्टर अखिलीस से कहता है कि मैं अपनी जान की भीख तुमसे नहीं मांगूंगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी बॉडी को ऑनर से ट्रीट करना और मेरे मरने के बाद मेरी बॉडी को मेरी फैमिली को दे देना ताकि वो मेरे मरने के बाद मेरी बॉडी के साथ मॉर्न कर सके। मगर अखिलीस को अंदर से रेज फील हो रहा था अपने दोस्त पेट्रोक्लस की डेथ का और अखिलीस ने अपना स्पीयर उठाया और हेक्टर के गर्दन में घोंप दिया और उसे मार डाला। इसके बाद अखिलीस शांत नहीं हुआ। उसने हेक्टर का पैर अपने चैरियट में बांधा और उसकी लाश को पूरी सिटी में खचोड़ा। दीवालों के ऊपर से उसकी फैमिली उसकी उस खचोड़ती हुई बॉडी को देख रही थी। हेक्टर के फादर किंग प्रियाम इस बात को बेयर नहीं कर पा रहे थे और जैसे ही रात हुई प्रियाम ने डिस्गाइज पहन के अखिलीस के कैंप में एंट्री की और भीख मांगते हुए उसके पैरों पर गिर गए। उन्होंने कहा मेरे बेटे की बॉडी रिटर्न कर दो। किंग की ग्रीफ को देखकर अखिलीस को पेट्रोक्लस की याद आ गई और उसने राजा प्रियाम को हेक्टर की बॉडी दे दी। फिर राजा प्रियाम ट्रॉय लौटे जहाँ सारी सिटी इकट्ठी हुई थी ट्रॉय के ग्रेट हीरो के लॉस पर मॉर्न करने के लिए, मगर कोई भी उतना पेन फील नहीं कर रहा था जितना हेक्टर की वाइफ एंड्रोमाके और उसका सन एस्टियनैक्स कर रहा था।
हेक्टर की मौत के साथ होमर के इलियड का अंत हो जाता है। हालांकि ट्रॉय की स्टोरी का अंत अभी नहीं हुआ, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारी ट्रेजेडी आनी बाकी थी। अब क्योंकि हेक्टर जा चुका था तो ट्रॉय सिटी का होप भी जा चुका था। अब अखिलीस बचा था जो ट्रॉय पर लगातार हमला किए जा रहा था, और ट्रॉय का अंत निश्चित था जब तक अखिलीस जिंदा था। वो बहुत सारे ट्रोजन्स को स्लॉटर किए जा रहा था एक एक करके, और वो लगभग गेट तक पहुंच चुका था। हालांकि जैसे ही वो सिटी की दीवारों पर चढ़ने वाला था, अचानक से उसे एक शार्प और असहनीय पेन फील होता है उसकी एड़ी में। एक तीर जो पेरिस ने छोड़ा था अखिलीस के ऊपर। पेरिस को गाइड किया गया था देव अपोलो के द्वारा। अपोलो को पता था कि अखिलीस का सॉफ्ट पार्ट कौन सा है बॉडी का। अखिलीस को शॉट किया गया था एक पॉइजन्ड एरो से, और सिर्फ उस पार्ट में जो अकेला एक ऐसा पार्ट था उसकी बॉडी का जिस पे अटैक किया जा सकता था। अखिलीस फ्लोर पर गिर जाता है, उसकी रगों में पॉइजन दौड़ने लगता है और बहुत ही जल्दी उसकी पूरी स्किन सफ़ेद हो जाती है स्नो के जैसी, और वो अपनी लास्ट और फाइनल ब्रेथ लेता है। लेकिन यहाँ कहानी का अंत नहीं है। इसके बाद ग्रीक्स देखते हैं कि किस तरीके से पेरिस ने अखिलीस को मारा, और वो पेरिस को पकड़ लेते हैं और उसे भी हंट डाउन कर देते हैं, उससे रेवेंज ले लेते हैं और पेरिस को भी मार देते हैं। और यहाँ पर लगभग जितने भी ग्रेटेस्ट वॉरियर्स हैं उन सब का अंत हो जाता है। अब दोनों ही सेना में कोई ऐसा नहीं था जो एक दूसरे से लड़के अपनी सेना को जीत दिला सके, और सबसे बड़ी समस्या थी ट्रॉय की ग्रेटेस्ट वॉल्स, जिन्हें केवल अखिलीस ही तोड़ सकता था। हालांकि एक ग्रीक अभी भी था जिसने होप नहीं छोड़ी थी, द वाइजेस्ट किंग ओडिशियस। उसने एक कनिंग प्लान बनाया, एक ऐसा प्लान बनाया जिसकी स्टोरी एजेस तक गूंजती रही। एक जाइंट वुडन हॉर्स का कंस्ट्रक्शन। ओडिशियस ने एक घोड़ा बनाया लकड़ी का, जिसे अंदर से उसने खोखला रखा, जिसमें इतना रूम था कि उसमें ग्रीस के सबसे बेस्ट वॉरियर्स को छुपाया जा सकता था। और जैसे ही अगले दिन की सुबह हुई, वहां सिर्फ एक बड़ा सा घोड़ा था जिसके अंदर ग्रीक्स अपना कैंप लगाए बैठे हुए थे, और बाकी ग्रीक्स अपनी शिप्स को लेकर वापस लौट गए, और वहां पर जितने भी कैंप्स थे वो उजड़ चुके थे। अब ये चीज देखकर ट्रॉय वासियों ने सोचा कि ग्रीक्स वापस लौट गए हैं हार मान करके, और वो एक पीस ऑफरिंग छोड़ गए हैं, एक ट्रोजन हॉर्स, जिसको गिफ्ट मान रहे थे ट्रॉय वासी। और गिफ्ट तो मान ही रहे थे, साथ में उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की कि उन्होंने उस घोड़े को सिटी के अंदर ले गए। जब वो उस ट्रोजन हॉर्स को सिटी के अंदर ले गए तो वहां अभी भी एक ऐसा व्यक्ति था जो लगातार कह रहा था कि इस घोड़े को जला दो। वो थी कैसेंड्रा। लेकिन फिर से उसे इग्नोर कर दिया गया और उस पे लोग हंसे। और जब शाम हुई, सब सो गए, तो ओडिशियस, मेनेलियस, डायमोडीज और एजेक्स ये हॉर्स से बाहर निकलना शुरू हुए और इन्होंने गार्ड्स को मारना शुरू कर दिया। और उसके बाद धीरे से इन्होंने ट्रॉय के गेट्स खोल दिए और मशाल दिखाते हुए जो शिप और सेना थी जो लौट रही थी उनको इशारा करके वापस बुला लिया, और सभी शिप्स के साथ वापस लौटे और उन्होंने ट्रॉय के घरों को लूटना और वहां के डिफेंडर्स को स्लॉटर करना शुरू कर दिया। रातों रात ट्रॉय की सिटी जलने लगी। प्रियम को बहुत ही जल्दी पता चल गया कि उसकी सिटी जल रही है, लेकिन प्रियम का भी अंत निकट आ चुका था। अखिलीस का बेटा पायरहस, जिसने प्रियम को मारा, उसने उस बूढ़े राजा को पकड़ा और उसकी छाती में डैगर घोंप दिया। राजा की बॉडी को वहीं छोड़ते हुए पायरहस रॉयल चैम्बर में गया और उसने हेक्टर की वाइफ को उसके बच्चे से अलग कर दिया। उसने रानी के बच्चे एस्टियनेक्स को छीनकर सिटी की दीवार के ऊपर से नीचे फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। और उसके बाद प्रियम की रानी को अपनी दासी बना लिया। जंग के 10 साल हो चुके थे और ट्रॉय की फेमस दीवारें भी टूट चुकी थी। राजा जा चुका था और सभी हीरोज हार चुके थे और ट्रॉय सिर्फ रहम की भीख मांग रहा था ग्रीक्स से। इन सभी के बीच कैसेंड्रा भागती है वहां से और पहुंचती है एथीना के टेम्पल में और डर से वहां पर छुपी रहती है।
और वो देखती है किस तरीके से ट्रॉय के लोगों को स्लॉटर किया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली ग्रीक वॉरियर एजेक्स द लेसर ने कैसेंड्रा को स्पॉट कर लिया। उसने देख लिया कि ये कहाँ छुपी हुई है और वो एथीना के टेंपल में घुसा और एथीना के स्टैचू के सामने ही कैसेंड्रा की इज्जत लूट ली। एथीना को ये बहुत बुरा लगा। अब जब एजेक्स लौट रहा था तो एथीना ने एजेक्स पर बिजली गिरा दी और वो पानी में गिर गया, और जब वो पानी में गिरा तो पोसाइडन ने उसे पानी के अंदर खींचकर उसकी जान ले ली। लेकिन कैसेंड्रा के लिए इतना काफी नहीं था, उसके लिए चीजें और खराब होने वाली थी। अब एजेक्स तो जा चुका था, लेकिन एगामेम्नन ने उसे अपनी दासी बना लिया और जब वो माइसीन लौटा तो वो कैसेंड्रा को अपने साथ ले गया। हालांकि एगामेम्नन की वाइफ क्लिटेमनेस्ट्रा बहुत खुश नहीं थी ये देखकर कि एगामेम्नन और कैसेंड्रा साथ में सो रहे हैं, और जेलस और गुस्से के साथ उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और कैसेंड्रा को स्लॉटर कर दिया। कैसेंड्रा का अंत हो गया। लेकिन अभी क्लिटेमनेस्ट्रा का रिवेंज पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि उसकी बेटी इफिजीनिया को एगामेम्नन ने बलि में मार दिया था। इसीलिए जब एगामेम्नन सो जाता है तो वो उसके बेड चैम्बर में जाती है और डैगर को उसके हार्ट में घोंप देती है, और एगामेम्नन की भी यहाँ पर डेथ हो जाती है। वहीं रुककर लड़ाई का बचे हुए जो लोग हैं उस जलते हुए ट्रॉय से एस्केप कर जाते हैं, जिसमें एनियस अपने बचे हुए लोगों को लेकर मेडिटेरियन सी के थ्रू इटली के तट तक पहुंच जाता है, जहां वो एक नई लाइफ स्टार्ट करता है। एनियस और उसके फॉलोअर्स उस लैंड को पॉपुलेट करते हैं और उसके डिसेंडेंट रोम्यूलस और रेम्यूस एक नई सिटी फॉर्म करते हैं जिसका नाम पड़ता है रोम। फाइनली हेलेन और मेनेलस रिटर्न कर जाते हैं स्पार्टा, जहाँ पे वो एक किंग और क्वीन की तरह वापस रूल करने लगते हैं। और फाइनली जब वो मरते हैं तो नया जन्म लेते हैं और फिर वो इटर्निटी तक के लिए साथ हो जाते हैं और रहने लगते हैं आइल ऑफ ब्लेसेड में। बहुत सारे लोग अपने अपने घर लौट गए थे, लेकिन यहाँ से एक नई शुरुआत होनी थी, एक नए हीरो की। एक लंबी और डेंजरस जर्नी वेट कर रही थी राजा ओडिशियस का, जो पूरे ग्रीक्स में सबसे कनिंग, सबसे शातिर, सबसे होशियार राजा था। उसे 10 साल की जर्नी तय करनी थी अपने घर वापस लौटने के लिए, और रास्ते में उसे मिलने वाले थे उस वक्त के सबसे टेरिफाइंग क्रीचर्स जिन्हें लोग जानते थे। और यहाँ से शुरू होती है द ओडिसी।